जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल से आपके सामने मुखातिब हूँ। मेरे इस चैनल के बच्चों ने, बेटियों ने, कई लोगों ने ये पूछा है कि अच्छी पत्नी कैसे बने। बच्चों ने, बेटों ने नहीं पूछा कि अच्छे पति कैसे बने। चलो मैं बता देता हूँ, नहीं पूछा तब भी। अच्छी पत्नी आप तभी बनेंगी जब आपको अच्छे पति मिलेंगे, वरना तो आपको एक सहनशील पत्नी या जुझारू पत्नी या मारामारी वाली पत्नी इत्यादि बनना पड़ेगा। या तो अगले की सहन करते रहिए या जुझारू रहिए, हर बात का जवाब दीजिए, या फिर जो है दमखम से रहिए जिससे कोई आप पर अत्याचार न कर सके। फिर तो यही होगा। देखिए, जिस समय पति पत्नी बनते हैं तो दो ही कंडीशन होती हैं, एक तो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है तो मैरिज। विवाह जो है सामंजस्य है। दोनों में से एक को किसी न किसी मौके पर थोड़ा पीछे हट जाना होता है। पीछे हट जाइए। अच्छी पत्नी बनने का मतलब पति की इच्छाओं का सम्मान ही नहीं है। पति की अगर गलत इच्छाएं हैं तो उसको समझाना भी है कि ये इच्छा आपकी गलत है, ये ठीक नहीं है। अच्छे पति बनने का अर्थ केवल पत्नी को प्यार करना ही नहीं है, उसका सम्मान करना भी है। उसका मजाक उड़ाना नहीं है। मजाक न उड़ाया जाए, पति का मजाक न उड़ाया जाए। पति की छोटी छोटी बातों को रिश्तेदारों के सामने कहना। पति पत्नी एक बहुत बड़ी गलत बात ये करते हैं कि अपनी निजी बातों को जब कोई रिश्तेदार या दोस्त आते हैं तो लेके बैठ जाते हैं। अब सुनिए ज़रा, इनकी सुनिए, ये तो ऐसा करते हैं, ये तो ऐसा करती हैं, ये इनका काम तो बस यही है। ऐसी बातें करना दाम्पत्य में दरार डालता है। अपनी बातों को निहायत पर्सनल रखिए। मैंने हमेशा एक चीज़ तय की कि जब दिन भर में चाहे पढ़ता था, विवाह तो बहुत अर्ली एज में हो गया था, बीएससी में पढ़ते समय एक नियम बनाया था कि मैं पढ़ रहा हूँ, कोई काम कर रहा हूँ, चाहे कुछ भी व्यस्त हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन चाहे मेरा कोई मनमुटाव भी हो जाए पत्नी से, होता है पति पत्नी के बीच में कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, बट ये तय किया था कि जिस वक्त मैं और मेरी पत्नी शयन के लिए, सोने के लिए जाएंगे तो सारे मनमुटाव समाप्त कर लेंगे। हम कभी भी एक दूसरे से मुंह नहीं मोड़ेंगे। कभी भी ये नहीं करेंगे कि लड़ाई को बेडरूम तक ले जाएं, लड़ाई को ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, किसी भी रूम में लड़ाई हो सकती है। लड़ाई हुई नहीं कभी, टचवुड, ईश्वर की बड़ी कृपा है कि लड़ाई कभी नहीं हुई। और 44 साल का दाम्पत्य जीवन है, 44 ईयर्स का। मनमुटाव भी नहीं कह सकते। सीधी सी बात यह है, कभी कभी लगता है कि मुझे लगता है कि वो ठीक हैं, मैं गलत हूँ, तो मैं सरेंडर, मेरी गलती है, मैंने मान ली मेरी ये गलती है। कभी उनकी इच्छाओं का सम्मान करने के लिए तमाम सारी घर गृहस्थी, बहुत सारी बातें, उनकी बात मुझे लगता है कि पहले लगता है ठीक नहीं है, लेकिन फिर मैं उनकी बात, मुझे लगता है सोचने पर कि उन्हीं की बात ठीक है, तो मान लेता हूँ। उन्हें कई बार लगता है कि मेरी बात ठीक है, वो पहले समझ रही थी कि ठीक नहीं है। मैं अपना एग्जाम्पल इसलिए दे देता हूँ कि आप में से बहुत से लोग मुझे आइडियल मानते हैं। मैंने हमेशा कोशिश ये की है कि मैं किसी के सामने अपनी पर्सनल बात ना करूँ। कोई मनमुटाव है, कोई अगर हल्का फुल्का है भी, तो किसी के सामने मैं ये ना कहूँ, पत्नी का मजाक ना बनाऊँ, और पत्नी से ये ना कहूँ कि उनको बुलाते हैं, तुम्हारी मम्मी से शिकायत करते हैं, तुम्हारे पापा से शिकायत करते हैं, कभी नहीं। हमें जो निपटना है हम निपट लेंगे। मुंह फुला लेंगे, रूठ लेंगे, मना लेंगे, रो लेंगे, गा लेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन दूसरे से नहीं कहेंगे। पेरेंट्स से भी नहीं कहा कभी, माँ बाप से भी नहीं कहा, अपने पेरेंट्स से भी नहीं कहा कभी। सामने सबके अच्छे से रहेंगे। अगर पीठ पीछे कुछ हो भी गया, थोड़ा बहुत छोटा मोटा कभी कुछ बात हो गई, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन खाली, तो किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं पत्नी का मजाक नहीं बनाता कभी, चुटकुलों में पत्नी को शामिल नहीं करता। पत्नी चुटकुले की चीज़ नहीं है, पत्नी जोक सुनाने की चीज़ नहीं है। पत्नी इस बात के लिए नहीं है कि उसका सार्वजनिक रूप से अपमान किया जाए।
इस बात के लिए नहीं है। पत्नी के रिश्तेदार इसलिए नहीं है कि उनकी इंसल्ट की जाए। पत्नी, मैं पहले भी बता चुका हूँ, रिपीट कर दूँ कि पत्नी का भाई मेरा भाई है, पत्नी की बहन मेरी बहन है, पत्नी के माता पिता मेरे माता पिता हैं। हर पत्नी इस बात से प्रसन्न होती है कि उसकी बहनों को अपनी बहन माना जाए, न कि आधी घरवाली। मैंने कभी नहीं माना। पत्नी की बहनें मुझसे बहुत छोटी छोटी और बहुत बड़ी बड़ी भी हैं, तो हमेशा पत्नी की बहन को बहन माना। उनकी बड़ी बहन है तो दीदी हैं, छोटी बहन है तो मेरी बहन के बराबर है। उसका विवाह उसी प्रकार किया जैसे कि छोटी बहन का किया जाता है। उसी प्रकार से सारे रिश्ते नाते निभाए, उसी प्रकार से उस परिवार में आना जाना होता है जैसे कि बेटी के घर जाते हैं, इसी प्रकार से आना जाना होता है। बात यह है ना कि अगर आप ये करेंगे तो आपकी पत्नी तो आपको हमेशा मानेगी। पत्नी की तरफ से अच्छी पत्नी कैसे बने? पति के कुछ रिश्ते हैं अपने, जब आप पहुंचते हैं पति के घर में तो उसकी माँ है, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, उन्हें स्नेह दीजिए, प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए। जो रिश्ता जिस लायक है सम्मान दीजिए। ये मीडिया को देखकर आप अपने लाइफ मत बिगाड़िए। पुरुषों और स्त्रियों दोनों से मैं कह रहा हूँ, बेटों बेटियों दोनों से कह रहा हूँ, लड़के लड़कियों दोनों से कह रहा हूँ, मीडिया को देखकर देवर भाभी के रिश्ते और साली जीजा के रिश्ते को कलुषित मत करिए। बड़ी गंदे गंदी मूवीज़ होती हैं इन रिश्तों पर। रिश्तों को कलंकित मत करिए। उस रिश्ते को इस निगाह से मत देखिए कि मैं इस घर में आई हूँ तो देवर जो है वो मेरे लिए एक उपभोग की वस्तु है, और देवर भाभी की प्रेम कहानियाँ तो सदैव से चलती आ रही हैं, गंदे लोगों में चलती आ रही हैं। सभ्य लोगों में ऐसा नहीं होता। मेरा छोटा भाई मेरी पत्नी के लिए हमेशा बेटे की तरह रहा है। मुझसे 9 साल छोटा तो मेरी पत्नी से भी 8 साल छोटा है ही, और हमेशा उसी प्रकार रहे। छोटा बच्चा था जब मैं 18 का था, डेफिनेटली वो 9 साल का था जब शादी हुई। तो परिवार में अगर आने वाली भाभी अगर देवर को अपने बेटे की तरह समझेगी, छोटे भाई की तरह समझेगी, तो रिश्ते बिगड़ ही नहीं सकते। परिवारों में रिश्ते सबसे ज़्यादा बिगड़ते हैं देवर भाभी और साली जीजा के रिश्तों से। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा बिगड़ते हैं जब पति जो है पत्नी के घर वालों का अपमान करता है, तब बिगड़ते हैं। अगर उनको माता पिता और भाई बहन की तरह समझता है तो कभी नहीं बिगड़ते। पत्नी, बहुत सारी पत्नियां पति के रिश्तेदारों को, पति के घर वालों को, पति के माँ बाप को ठेंगे पे रखती हैं और उनको कुछ नहीं समझती हैं। ये इससे ज़्यादा नादानी कुछ नहीं। फिर तो बेटियों की महिमा गाना बेकार है कि बेटियां ही सब कुछ समझती हैं। तो बेटियां समझती हैं तो अपने माँ बाप को सब कुछ समझती हैं, तो पति के माँ बाप कुछ भी नहीं हैं, उनको भी तो समझिए। हर घर में लोग ये कहते हैं कि बेटे ध्यान नहीं रखते, बेटियां ध्यान रखती हैं, लेकिन बेटे क्यों नहीं ध्यान रखते आपको पता है? बेटे इसलिए नहीं ध्यान रखते कि एक बेटी जो घर में आ गई है, उसकी पत्नी, वो अपने सास ससुर को बर्दाश्त नहीं करना चाहती। अगर बिटिया तुम अच्छी पत्नी बनना चाहते हो, जो भी मुझसे प्रश्न कर रही हैं, तो पति के माता पिता को उसी प्रकार केयर करो जैसे अपने माता पिता को। अगर वो थोड़े से खुर्राट भी हैं, खुर्राट समझते हो, खड़ूस या किसी प्रकार के कठोर, उनकी कठोरता पिघल जाएगी। तुम तो विनम्र होकर देखो, तुम तो बेटी बन के देखो। जो लड़कियां वहां जाकर, ससुराल में जाकर पहले ही दिन तोड़फोड़ करना प्रारंभ कर देती, यानी कि परिवार का विघटन प्रारंभ कर देती, मैं तो उनको अच्छा नहीं कहता। मेरी जॉइंट फैमिली ईश्वर कृपा से आज भी जॉइंट फैमिली है, हमेशा से रही है, सब परिवार इकट्ठा रहा है। मैं जॉइंट फैमिली को ही प्रेफर करता हूँ। जॉइंट फैमिली ही फैमिली होती है, ये कोई फैमिली थोड़ी होती है एक वहाँ रह रहा है एक वहाँ रह रहा। दिस इज़ नॉट ए फैमिली। तो जॉइंट फैमिली फैमिली है। हाँ, हो सकता है कि अगर हमें कभी अलग अलग रहना पड़ जाता है, बेटे नौकरी करने जाए, मजबूरी है वहाँ रहना पड़ रहा है, हम तो उसे फिर भी जॉइंट मानते हैं। वो लड़के तो नहीं गए हैं। न्यूक्लियर फैमिली वो होती है जो झगड़ा करके गए हैं, लड़के नहीं गए हैं। अगर वो अपनी सुविधा की वजह से वहाँ रहना पड़ रहा है, किसी जगह अलग रहना पड़ रहा है, देन स्टिल इट इज़ अ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में आर्थिक विभाजन नहीं होता। कोई ये नहीं गिनता है कि मैंने किसके लिए क्या किया, पिता ने पुत्र के लिए क्या किया, पुत्र ने पिता के लिए क्या किया, भाई ने भाई के लिए क्या किया, या दूसरे भाई ने पहले भाई के लिए, बहनों के लिए क्या किया। कोई इस बात के ऊपर झगड़ा नहीं करता। आर्थिक हिसाब किताब नहीं होते, देवरानी जेठानियों में इस बात के झगड़े नहीं होते, आर्थिक लेन देन को लेकर समस्याएं नहीं होती। ऐसी होनी चाहिए जॉइंट फैमिली। अगर आप ऐसा कर सकें, मुंह मत बिगाड़िए कि अगर जो है आपके माता पिता, आपके सास ससुर अगर दूसरे भाई को या उसकी पत्नी को थोड़ा ज़्यादा समझ रहे हैं, आप इस लायक बनिए। लड़ने से कुछ नहीं होगा, आप इस लायक बनिए कि वो आपको भी समझें। ज़्यादा और कम नहीं होता माता पिता की निगाह में। लेकिन क्या है कि आप अभी अभी पहुंची हो,
और कोई बहू पहले से है, अगर वो अच्छी है पहले से और वो उसको माता पिता लाइक करते हैं, तो आप भी अपनी लाइकिंग डेवलप करिए, न कि उससे जलो मत उससे। अपने को इस लायक बनाओ। ये भी मत करो कि अपने को इस लायक बनाए कि उसको निकाल के फेंकेंगे, मैं ही सास की प्रिय हो जाऊंगी, ये भी नहीं होना चाहिए। आप अपने को इस लायक बनाएं कि आप भी उतनी ही प्रिय हो जाएं जितनी कि वो प्रिय है। सबका नेचर अलग अलग होता है, उसको भी सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए, केयर करिए। दुनिया में हर रिश्ता केयर पे चलता है, सारा रिश्ता केयर पे चलता है। केयर करिए। केयर के लिए ज़रूरी है कि आप अगले पर्सन को ऑब्ज़र्व करें, ऑब्ज़र्व करिए। आपके पति के माता पिता अगर चलने में दिक्कत हो रही है, बुढ़ापा है, तो आप एक बार को उनको बाम लगा दीजिए, एक बार को उनसे पूछिए कि क्या दिक्कत है, मैं आपको डॉक्टर के दिखा दूं, मैं चलूं आपको मैं डॉक्टर के दिखा लाऊं, आप ऐसा कर लीजिए। या फिर आप कौन सी दवाई लगाते हैं वो मुझे बताइए, वो मैं लगा दूं, मैं सिकाई कर दूं, मैं आपको साथ लेके चलूं, मैं हाथ पकड़ के चलूं आपका। ज़बरदस्ती उनसे किचन मत छीनिए अपनी सास से। एक स्त्री संयुक्त परिवार में जो हाउसवाइफ रही है, जो परिवार की मुखिया रही है, उसका अधिकार क्षेत्र उसका किचन है। आप ज़बरदस्ती उससे किचन मत छीनिए। आप उससे कहिए कि वो बहुत मेहनत कर रही हैं, थक जाएंगी, मैं हाथ बटा लूँ, मैं आपका कुछ काम कर दूँ। किचन तो साम्राज्य है उसका, उसका साम्राज्य मत छीनिए। कई लोग सोचते हैं, कई बहुएं सोचते हैं कि इससे वो बहुत खुश होंगी, वो खुश नहीं होती हैं। ये साइकोलॉजी तुम लोग नहीं जानते हो, बच्चे हो अभी, ये नहीं समझते हो। उसे लगता है मेरा अधिकार क्षेत्र छिन गया, बेटा तो छिन ही गया जो हर समय मम्मी मम्मी किया करता था, अब वो हर समय जो है मम्मी मम्मी की बजाय जो है वो अब जानू जानू करने लगा है, ये बेबी बेबी करने लगा है। आजकल के तो यही संबोधन चलते हैं, जानू बेबी सोना में खो गया है और मम्मी को भूल गया है। उन्हें तो एक बहुत बड़ा एक हृदयाघात यहीं पे लग रहा होता है कि जो बेटा उसका अपना था वो अब जाने कहाँ चला गया। उससे उबरते हुए उन्हें टाइम लगता है, तो वो अपने परिवार में अपने को और रमा लेती हैं, बेटे की पसंद की चीज़ें बनाती हैं। अगर आप परिवार में जा रही हैं, आपको पता है कि आपके पति की पसंद ये है, आपके पति को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो उनको हावी मत करिए। आपकी सास को लगता होगा कि मेरे बेटे को ये चीज़ पसंद है, बेटे की पसंद धीरे धीरे बदल रही है, और वो अपने प्यार में आकर तुमसे जो प्यार करता है, तो वो तुम्हारे प्यार में आकर, मान लो वो पहले मम्मी के हाथ की चाय उसको बड़ी अच्छी लगती थी, अब वो कॉफ़ी पीने लगा है, ब्लैक टी पीने लगा है, ग्रीन टी पीने लगा है, कुछ भी करने लगा है, या यार दारू पीने लगा है, मैं क्या बताऊं, आजकल तो ये भी है ना। तो उस बात को तो छोड़ ही दो, उस पर मेरी विशेषज्ञता नहीं है, मैं कोई ज्ञान नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अगर वो ग्रीन टी पीने लगा है तो ज़बरदस्ती मम्मी की बनाई हुई चाय को हटाइए मत कि मारे मम्मी नहीं, आपको नहीं पता, आप तो ये ग्रीन टी पीते हैं। मम्मी को बड़ा धक्का लगेगा। आप भी पीजिए, आप भी कहिए मम्मी जी मैं भी पीऊँगी, और थोड़ी सी बटाइए हिस्सा, और मम्मी जी को सजेस्ट करिए कि वो अब इस उम्र में अगर ग्रीन टी पिएं तो ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद होगी। एक बार उन्हें पिला के दिखाइए, अगर आपको लगता है आप अच्छा बनाती हैं तो उनको पिला के दिखाइए। सामंजस्य हर चीज़ का। आप छीनिए मत उनके बेटे को, उनसे छीनिए मत उनके परिवार को, उनसे छीनिए मत उनके अधिकार क्षेत्र को, मत छीनिए उनकी अलमारी को, उनके बिना परमिशन के हाथ मत लगाइए। अगर वो परमिशन दे दें, आपको चाबी सौंप दें, तो आपका फ़र्ज़ है फिर भी कि मम्मी मैं अलमारी खोल लूँ, मम्मी मैं ये चीज़ निकाल लूँ, ये करिए। उन्होंने सौंप दिया, बहुत अच्छी बात है। मेरी पत्नी सब कुछ बहुओं के आगे ओपन रखती हैं, बहुओं भी बेटियों की तरह घर में घूमती हैं। अभी एक लड़के ने अपनी समस्या लिखी थी कि घर की बहू जो है वो अतिथियों के सामने, परिवार के बड़े उनके सामने खुले हुए सर आती है। मेरे बेटे की जो पत्नियां हैं, जो मेरी बहुएं हैं, वो तो शादी के पहले से मेरे सामने अगर खुले सिर आ रही हैं तो अब भी वो खुले ही सिर आएंगी। कौन सी प्रॉब्लम है? खुला सिर होना कौन सी अश्लीलता है भाई? ज़माना बदला है, बदलो। दूसरी बात यह है, मैं लड़कों से ये कह रहा हूँ कि तुम घर के मुखिया नहीं हो। वाई यू आर वरीड अबाउट ऑल दीज थिंग्स? तुम्हारी भाभी क्या कर रही, तुम्हारी भाभी पे इतनी ज़्यादा क्यों परेशान हो रहे हो भाभी को देख के? ज़माना बदल रहा है। जब मेरे बेटे की होने वाली पत्नियां मेरे सामने विवाह के पहले अगर आएंगी तो बेटियों की तरह तो आएंगी कि घूंघट करके आएंगी। मेरे सामने आती रही हैं बराबर। मेरे कलीग, मेरे साथ के अधिकारी थे, उनकी बेटियां हैं, दोनों जुड़वा बेटियां हैं, मेरे सामने आती रहीं। तो मैं अचानक उनसे कहने लगूं कि अब तुम घूंघट कर लो मेरे आगे, तो नहीं हो सकता ना। मेरे छोटे भाई की पत्नी ने भी कभी मेरे सामने घूंघट नहीं किया। हम लोग इस पक्ष में नहीं। और ये कहो कि मैं किस पूरे फैमिली का हूँ,
मैं उस फैमिली का हूँ जिसमें जब मेरा विवाह हुआ तो विवाह के बाद मैं अपनी पत्नी के साथ चल नहीं सकता था, अलाउड नहीं था। मेरा छोटा भाई जाएगा, उनको बाज़ार लेकर कहीं जाएगा, छोटा भाई जाएगा, छोटा सा बच्चा उनको लेके जाएगा, लेकिन मैं नहीं जा सकता। अपनी पत्नी के साथ चलना तो गुनाह था। इतना लंबा घूंघट किए हुए, तांगे पे बैठा के, चारों ओर उसके चादर बांध के, इक्का होता था, इक्का इटावा में बकेवर भरतनाक बीच में चलता था, उस इक्के में चादर बांध के उसके अंदर बैठा के पत्नी को, और आगे मैं कोचवान के साथ में जो घोड़ा हाँकने वाला उसके पास बैठ के, आगे मैं बैठ के विदाई करा के लाऊंगा। ये तरीके में रहा हूँ, ये ट्रेडिशनल रहा है। ट्रेडिशनल ये कहो कि मैं कोई जो है लंदन की फैमिली को बिलोंग कर रहा था। मेरी पत्नी घूंघट करके रही है बराबर, मदर के सामने भी, मेरी मदर के सामने, मेरे पिता के सामने कभी मुंह नहीं खोला। बड़े भाई मेरे कोई थे नहीं, कभी मुंह नहीं खोला। और यहाँ तक उनकी आदत बनी है कि आज भी जब भरथना में अगर जो है कार जैसे ही एंटर होती है अगर, तो वो पल्ला कर लेती हैं सर के ऊपर। इस उम्र में भी, 60 के ऊपर की उम्र में भी आदत पड़ी हुई है। उन गलियों को देखते ही पल्ला करने की आदत पड़ी हुई है, घूंघट यहाँ तक आ जाता है अपने आप ही। ये स्थिति है। मेरी सास अपने जीवन के अंत तक इतना मैंने उनका हमेशा नाक तक जो है उनका पल्ला खिंचा हुआ देखा है, हमेशा बराबर। ये संस्कार होते हैं, ये परंपरागत है, लेकिन समय के साथ बदलता है। मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरे छोटे भाई की पत्नी पल्ला करके रहें। बेटियों की तरह घर में रहती रहीं, बहुएं बेटियों की तरह रहती हैं, खूब बातें करती हैं, खूब आराम से। सच बात यह है, मेरी पत्नी की छोटी बहन जो है बड़ी संकोच करती है मुझसे, बहुत छोटी है, 14-15 साल छोटी है, मुझसे बहुत संकोच करती है। लेकिन मेरी बहुएं और मेरे छोटे भाई की पत्नी, हमारे छोटे भाई की पत्नी को भी बहू कहा जाता है, तो बहुएं कभी भी संकोच नहीं करती हैं। अरे बेटियों क्या संकोच करना, बेटियां तो बेटियां हैं, घर में रहती हैं। तो ये परेशानी, कितनी बड़ी परेशानी पाल रखी है तुमने कि मेरी भाभी जो है खुले मुंह सामने आ जाती है। वो बेचारे जो आए थे मिलने के लिए, वो बेचारे बड़े ही शर्मिंदा हुए। ये बेचारे ही लोग तो घरों में जो है प्रॉब्लम पैदा करते हैं। अरे उन्हें सीखना चाहिए कि ज़माना बदल गया है। वो अपनी बहुओं से कहें कि बेटा तुम जो है आराम से रहो, घर में कोई दिक्कत नहीं है। ख़ास बात यह है कि जो मैं कह रहा हूँ, जो बच्चा मुझसे दादाजी कहता है, उसने अपनी समस्या लिखी। तुम्हें तो ये समझना चाहिए कि ये समाज जो है, यही समाज तो तुम्हें जीने नहीं देता है, इसलिए तुम टेंशन में आ रहे हो। और मैं कहता हूँ वो लड़कियाँ जो घर में कुछ परिवर्तन लाती हैं वो अच्छा करती हैं। लोगों को लगना चाहिए कि ज़माना बदल गया है। कब तक झूल धारण किए हुए लड़कियाँ चलती रहेंगी? जो बैल के ऊपर झूल धारण कर दी जाती है, कब तक चलती रहेंगी भाई? मुंह खुला होना कोई अश्लीलता नहीं है, चेहरा खुला होना कोई अश्लीलता नहीं है। जो अंग ढकने के लिए हैं, फ़िलहाल मेरे लिए वे अश्लीलता है। मैं समझता हूँ वो अश्लीलता है, गलत है वो। आगे का ज़माना ये भी चेंज होगा कि वैसे ही घूमेंगी। फिल्मों सीरियलों में तो घूमती ही हैं। कल मैं एक सीरियल देख रहा था, तो एक लड़की जो है वो किसी से बात कर रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इनका रिश्ता क्या है सीरियल में। बाद में जब वो उससे पापा करके बात करने लगी तो मुझे लगा ये पापा है। तो पापा के सामने वो जिस वेशभूषा में थी, जिस ड्रेस में थी, इतना ज़्यादा ओपन थी जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। तो आज पापा को बर्दाश्त करना पड़ रहा है इस चीज़ को, कि पापा या जो है फादर इन लॉ को भी, कि अभी क्या हुआ। एक बहुत पुराना सॉन्ग था, हंस चुगेगा दाना कौआ मोती खाएगा, क्या रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। उसमें ये था, भरी सभा में पिता के संग संग नाचेगी घर की बाला, ऐसे करके उसमें गाने थे। तो बिल्कुल सही उस ज़माने में कवि ने कल्पना की थी। कवि प्रदीप ने शायद लिखा है मेरे ख्याल से, वो मुझे याद नहीं किसने लिखा है। तो वही बात है। तो ये तो एक बड़ी पीढ़ी को टॉलरेट करना है, और तुम लोग तो फिर नई पीढ़ी के हो, यंगर जनरेशन के हो, तुमको ये बुरा लग रहा है। सोचना चाहिए ना। इसलिए ये इन बातों के लिए परेशान नहीं होना है, ज़माना तो बड़े बदलेगा। एक अच्छी पत्नी बनने के लिए क्या करें, पैराग्राफ चेंज करके फिर वहीं पर आते हैं। भावनाओं का ख्याल रखिए। अगर आप नौकरी करती हैं तो घर में जो समय मिलता है, मेरी एक राय है हमेशा नौकरी करके आने वाली लड़कियों के लिए, कि जब वो नौकरी से आएँ या साथ में जाएं, तो छोटे छोटे थर्मस फ्लास्क होते हैं, घर से अपने लिए चाय बना के ले जाएं। एक रिफ़्रेश रहने के लिए चाय बहुत अच्छा साधन है। मैं समझता हूँ यहाँ पर जो वर्ग मेरे सामने है वो दारूबाज वर्ग तो नहीं है, कि जो लड़कियाँ ड्रिंक करके, वोदका पी के, या जो ये सब करके अपना दिन गुजारती हैं, मैं उनसे मुखातिब भी नहीं हूँ।
वे मेरे मतलब की हैं भी नहीं, ना वो मेरी बेटियां हैं। मैं नॉर्मल बेटियों की बात कर रहा हूँ, दारूबाजों की नहीं। यहाँ पे एक छोटी सी घटना याद आ रही, मैं बता दूँ। क्लास में एक बार एक लड़की ने कहा, क्लास में, यहाँ आईएएस एकेडमी क्लास में, क्लास ख़त्म हुआ तो उसने कहा कि सर मैं 2 मिनट बात करना चाहती हूँ। पहले मैं रोकता नहीं था, जो कोई जितनी बात करना चाहे, जो भी पूछना चाहे पूछ लिया। मैंने कहा जो भी पूछना हो पूछ लो फटाफट, मुझे कहीं जाना है। तो उसने कहा कि सर आप कुछ ड्रिंक करते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं कोई ड्रिंक नहीं करता। मैंने कहा ये क्यों पूछ रहे हो? सर मेरे पास पर्स में वोदका है और मेरा मन था कि आप मेरे साथ बैठ के थोड़ा ड्रिंक करें। मैंने कहा नहीं, आई एम सॉरी, मैं कैसा भी ड्रिंक नहीं करता, वोदका हो चाहे कुछ भी हो, मैं कैसा भी ड्रिंक नहीं करता। और ये एक गलत प्रश्न है टीचर से जो तुमने किया, तुम जा सकती हो। चली गई। फिर उसके बाद उसने मैसेज किया और बड़ा सॉरी फील किया, लेकिन कहा फिर भी वही कि सर एक दिन आजमाइएगा ज़रूर, बहुत अच्छी चीज़ होती है। इतनी मूर्ख लड़की थी कि जिसको ये क्लियर कट कह दिया गया। तो ऐसी बेटियों से मैं मुखातिब नहीं हूँ, मैं उनसे कोई बात नहीं करना चाहता। तो इसलिए थर्मस फ्लास्क में अपनी चाय लेके जाएं, बीच में चाय पिएं, जब ज़रूरत हो तो अपने को रिफ़्रेश करने के लिए खाएं पिएं। घर पर आएँ तो ऐसी बुरी स्थिति में ना आएँ कि हर एक घर वाले लोग, सारे लोग बुरे लगने लगें। ऑफिस से छूटने के बाद कुछ खा पी के आएँ, हमेशा आना चाहिए। हमारे समाज में अभी भी ये है कि घर की मालकिन स्त्री ही है, नौकरी करना उसका ऑप्शन है, पति का ऑप्शन है। पति अगर नौकरी पेशा भी चाहते हैं तो भी ये चाहते हैं कि घर पर वो आए तो वो फ्रेश दिखनी चाहिए, अच्छी दिखनी चाहिए। क्या बुरा है? अच्छे दिखने में क्या बुरा है? मेरी डॉटर इन लॉ सर्जन है, एक आर्किटेक्ट है, तो मुझे कभी नहीं लगता कि अगर वो ऑफिस में कुछ अगर अपना रिफ़्रेशमेंट चाय कॉफ़ी पी के अगर आते हैं घर पर, अगर वो लोग इस तरह से, तो आई एम वेरी हैप्पी। असली बात यह है ना कि आप घर में हो तो प्रफुल्ल देखें, प्रसन्न चित्त देखें, जॉय में देखें, खुशनुमा देखें। अगर भूखे टूटे मरे टूटे एकदम से आओगे तो क्या कमी क्या है आजकल मिलने में? बाहर क्या कमी है? हर चीज़ मिलती है खाने पीने की। बता के कहिए, आप बताइए कि मैं ये पसंद करती हूँ कि मैं हमेशा फ्रेश रहूँ। देखिए हमारे शरीर को सुबह 8 बजे नाश्ते की ज़रूरत होती है, कम से कम कुछ कैलोरीज, 700-800-900 कैलोरीज। जिसे डायबिटीज़ नहीं है तो 700-800-900 कैलोरीज़ का नाश्ता करीब करीब मिल जाए। इसके बाद दोपहर में भोजन मिल जाए, अप्रॉक्सीमेटली 2000 कैलोरीज़ के आसपास का, 1800 कैलोरी 1700 कैलोरी के आसपास का जो भी है। शाम को भी ऐसे ही हल्का फुल्का डिनर मिल जाए। ये टाइम टू टाइम ज़रूरत होती है। 4 बजे के आसपास की ज़रूरत हमारी रिफ़्रेशमेंट की होती है, चाय इत्यादि की। मुझे तो खैर हर 2 घंटे बाद, 1 घंटे 2 घंटे बाद चाहिए होता है, और आज से नहीं हमेशा से। तो लड़कियों को क्यों नहीं? हम लड़कियों को अलग स्पीशीज़ मान लेते हैं कि ये तो बिना खाए पिए चल सकती हैं। पति का भी ये फ़र्ज़ है कि कभी चाय बनाए तो पत्नी को कहे कि आज मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, तुम बैठो मैं बना रहा हूँ। देखो कितना अच्छा परिवार चलता है। मुझे तो कुछ बनाना नहीं आता, क्योंकि कुछ बनाने नहीं दिया गया कभी, क्योंकि वो पूरी तरह किचन क्वीन है और आज भी हैं। ईश्वर की कृपा है कि आज भी वो अस्वस्थ होने के बावजूद भी इतना अभी नर्सिंग होम में एडमिट रहीं, लेकिन आते ही एक ही दिन विश्राम किया है केवल, बल्कि आधे ही दिन, शाम से ही शुरू। मैंने कहा रेस्ट करो, बहुएं कह रही हैं रेस्ट करो, नहीं मान रही, कुछ ना कुछ करेंगी। सुबह मैं उठा तो तुरंत आँख खोल के कि मैं चाय बना दूं। मैंने कहा नहीं भाई चाय मत बनाओ, तुम्हारी चाय बनाने की स्थिति नहीं है अभी, तुम्हें पीना हो तो मैं बना दूं। मैं चाय तो बना लेता हूं, चाय कॉफ़ी बना लेता हूं, मेरे हाथ की उन्हें पसंद भी है, लेकिन वो मौका देती कब हैं मुझे चाय बनाने का। तो मैंने कहा मैं बना दूं। एक भी दिन मुझे मौका नहीं दिया, तुरंत थोड़ी देर में उठी, बोले अरे ठीक है अभी कुछ तो करना है, कुछ तो करना। और उसी दिन से फिर पत्नी के अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि वो पति के लिए इनएविटेबल है, उसका पति उसके बिना अधूरा है, उसका पति उसके बिना कुछ नहीं कर सकता। और पत्नी के लिए भी ये होना चाहिए, पति के लिए भी ये होना चाहिए। पति को भी लगे कि पत्नी उसके बिना अधूरी है। जब तक वो पत्नी से बात नहीं कर लेता, उसकी पत्नी का जीवन, उसके पत्नी का दिन सार्थक नहीं होता। लेकिन बच्चों होगा तभी जब तुम्हारी लाइफ में ना कोई पास्ट होगा ना कोई फ्यूचर होगा। मतलब समझ रहे हो मेरी बात?
पास्ट का मतलब कोई पिछला रिलेशन नहीं होगा जो तुम लोग अभी बनाने में लगे हुए हो तरह तरह के। तुम लोगों मतलब जिन लोगों ने अभी अपने पवित्र प्रेम का गाना गाया था कि उनका प्रेम बड़ा पवित्र है, वो मुझे पता चल गया कितना पवित्र है। मुझे तो टेस्ट लेना था, मैंने ले लिया। और आज अभी से तुम तमाम तरह के पवित्र प्रेम करने में जुटे हुए हो पूरी तरह से। जब शादी करोगे तो उस पवित्र प्रेम जितने कर रखे हैं पहले ना, वो सारे पवित्र प्रेम पूरे अपवित्र होकर सामने आ जाएंगे। तो पहली बात तो तुम्हारा कोई पास ना हो। दूसरी बात, तुम्हारा कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन का फ्यूचर ना हो, ये बहुत ही ख़राब है। पत्नी के होते हुए आज मैंने एक शॉर्ट मूवी देखी, मैं हिल गया देख के। मीरा नाम है उस मूवी का, मीरा बाई के ऊपर नहीं है। एक मैंने शेयर इसलिए नहीं किया कि उसमें उस लड़की के थोड़े बहुत ओपन से सीन हैं, किसिंग सीन वगैरह भी हैं काफ़ी, तो मैंने शेयर नहीं किया, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे शेयर करना। बट मैं वास्तव में देख के हिल गया। एक लड़की अपने पति को इतना प्यार कर रही है और उसका पति एक झटके में उसको छोड़ के अपनी दूसरी प्रेमिका के पास चला जाता है, तलाक के पेपर भेजने की बात करता है। लड़की कहती है मैं मीरा की तरह रह लूँगी, लेकिन पति के सामने इतनी हंसी खुशी रह रही जैसे कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। कहती है मुझे पता था तुम्हारे दूसरे रिलेशन के बारे में। मुझे लग रहा था कितनी बिंदास लड़की है। बस इतना उसने किया, पहले वो ज़रा ओपन सी ड्रेस पहने हुई थी, तुरंत उसने एक गाउन पहन लिया। ये एक सिंबल था, एक प्रतीक था। फिल्म बनाने वाली कला है, ये प्रतीक था कि मेरे तुम्हारे बीच में शारीरिक संबंध आज ख़त्म होते हैं, अब कुछ नहीं होने वाला। ये एक सिंबल था। उसने अपना शरीर ढका। इसके बाद पति घर से निकल जाता है तो वो इमेजिन करती है कि वो वापस लौटता है और उसको बहुत प्यार करता है। यहीं पर थोड़े सीन उसमें इस तरह के थे, लेकिन वो आता नहीं। ये उसका केवल हेलुसिनेशन है, स्वप्न है खाली। अल्टीमेटली जो लड़की इतनी खुश दिखाई दे रही थी, जो पति के सामने जिससे पति जा सके, जाने दिया उसने। फिर उसके बाद इतनी तड़प के रोई है वो ज़मीन में, बिल्कुल बेसुध होके, बहुत ही ज़्यादा। यहीं पे मूवी ख़त्म हो गई। मैं बहुत ज़्यादा अंदर से मुझे वो हुआ, तभी मुझे लगा मैं एक वीडियो बनाऊं। मैं उसी समय बनाना चाह रहा था। मैं शॉर्ट मूवीज़ बीच बीच में देख लेता हूँ। एक मूवी मैंने कल शेयर भी की है। बहुत तकलीफ़ की बात है ये किसी भी पति पत्नी के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो बच्चों, लालच मत आओ। शरीर के लालच बहुत पड़े दुनिया में। उस पत्नी को देखोगे, उस पति को देखोगे तो बहुत हसीन लगेगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। और बाहर देखोगे दुनिया बड़ी खूबसूरत लगेगी। धोखा दोगे, पत्नी को भी प्यार करोगे, पति को भी प्यार करोगे, सब कुछ करोगे, तो भी वो बात नहीं आएगी। जीवन नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगी लाइफ। बच्चे होंगे तो बच्चे नफ़रत करेंगे, तमाम सारी बातें होंगी। इसलिए समय रहते बाज आ जाओ। मैंने बहुत सारे लोगों का अनुभव सुना है, लोगों ने मुझसे शेयर किया हुआ है, और मैं ईश्वर से यही दुआ करता हूँ तुम लोगों के साथ ऐसा ना बीते। अच्छे पति और अच्छी पत्नी बनो, केयर करो, परवाह करो, और एक्स्ट्रा मैरिटल में मत उलझो। प्री मैरिटल सब दफन कर दो जो भी हो, तभी अच्छे पति पत्नी बनोगे, और किसी बात से नहीं बनोगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। अभी मैं लगभग एक हफ़्ते शायद वीडियो ना बना पाऊँ, क्योंकि बिटिया की शादी है, भतीजी की, तो इसलिए तो मैं ज़रा बिज़ी रहूँगा। और इसके बाद फिर बिटिया या जो भतीजी है, यानी जो असिस्टेंट कमिश्नर है उत्तर प्रदेश सरकार में, जिसका मैं ज़िक्र करता हूँ कई बार, तो उसका विवाह है, तो इसलिए उसके समारोह में व्यस्त रहूँगा। पहला अनुभव है बेटी के विवाह का। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।